एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। सो हमारा वन टॉपिक पेज की ये लेक्चर सीरीज है जिसमें हम आज फिर से पॉलिटी कवर कर रहे हैं। पॉलिटी के 10 टॉपिक्स होंगे और बेसिकली हमारे सीरीज का पर्पस एक ही है कि एक पेज में उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ये जो भी हम लेक्चर सीरीज ले रहे हैं इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और जो ग्रुप का जो वेबसाइट का फ्री रिसोर्सेज का ऐप है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स है डिलिमिटेशन अगेन इन द न्यूज। देखो जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना मेजॉरिटी न्यूज में ये रह चुके हैं, ठीक है, राउंड द ईयर, तो इसलिए ये हमारा डिस्कस करना में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है आपका डिलिमिटेशन। 16 फाइनेंस कमीशन की 2025 में इसकी रिपोर्ट दी गई है और इस साल 2026-27 की बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे टेबल किया था। जुडिशियल लेजिस्लेशन, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, एंटी डिफेक्शन लॉ, सस्पेंशन ऑफ एमपीज, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग एंड पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्विकली स्टार्ट। डिलिमिटेशन क्यों न्यूज में है? हमने प्रीवियस जितने भी हमारे टॉपिक्स पॉलिटी के देखे उसमें हमने एक टॉपिक देखा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106, और उसी के थ्रू एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है सरकार मार्च अप्रैल में, जहां पे डिलिमिटेशन की जरूरत ना होते हुए 2011 के सेंसस को, यानी कि 2027 के सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन ना करते हुए 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करते हुए जो 33% रिजर्वेशन है उसे इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी एंड द बिल फेल्ड। तो इसलिए जो डिलिमिटेशन है न्यूज में रहा है। सो पहली चीज डिलिमिटेशन है क्या? बेसिकली रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और देखो वाई इन न्यूज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि सरकार जो है 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आती है जहां पे लोकसभा की जो सीट्स है 550 to 850 बढ़ाने की बात हुई थी ऑन द 50% प्रो रेटा मॉडल, ठीक है, जहां पे डिलिमिटेशन बिल को भी 2026 बिल को भी लाया गया था। देखिए डिलिमिटेशन हर साल जितनी बार भी होगा डिलिमिटेशन वो नया एक्ट के थ्रू आएगा। प्रीवियसली अगर जब भी डिलिमिटेशन हुआ है तो वो उस बिल की जो इफेक्ट है उस एक्ट के इफेक्ट उसी वक्त खत्म हो जाती है वंस द डिलिमिटेशन इज डन। तो जितनी बार भी डिलिमिटेशन होगा नए एक्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट में बेसिकली कहा गया था कि जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है वो 2011 के सेंसस के बेसिस पे हम दे देते हैं एंड लेट्स ब्रिंग इनटू इफेक्ट। जबकि जब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था जहां पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था और 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, तब उस बिल में ये कहा गया था कि जो अब सेंसस होगा यानी कि जो 2027 का सेंसस होगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा और उसमें जो सीट्स आएंगे उसमें हम 33% रिजर्वेशन देंगे। बट द बिल फेल्ड, ठीक है। रीसेंट वन डिलिमिटेशन में कौन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? सबसे पहला आपका आर्टिकल 82 है, वो पार्लियामेंट के ऊपर मैंडेट लाता है कि उसे डिलिमिटेशन एक्ट लाना है आफ्टर एवरी डेसेनियल सेंसस। हर सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन कराना है, ठीक है। और उसके बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसकी जो बाउंड्रीज हैं रीड्रॉ करनी है, तो उसमें बट ऑब्वियसली सीट्स बढ़ेंगी ही क्योंकि हमारी तो पॉपुलेशन बढ़ी रही है। 170 डील करता है सिमिलरली फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बट आर्टिकल 81 क्या कहता है? आर्टिकल 81 कहता है कि देयर विल बी प्रोपोर्शनल एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स अमंग द स्टेट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, कि हर स्टेट की लोकसभा सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होगी। इसलिए यूपी, बिहार, कर्नाटका, आपका वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे जो है सीट्स ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दी अदर स्टेट्स। 329 सब क्लॉज ए ये कहता है कि डिलिमिटेशन जो हो गया ना उसको जुडिशरी में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि वंस द डिलिमिटेशन इज डन उसका जो भी ऑर्डर होगा उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं होगा।
ओके, हम हिस्ट्री की बात करते कितनी बार जो है डिलिमिटेशन हुआ है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट आता है 1976 में। इसने 2000 यानी कि 2000 के साल तक जो है जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी उसे फ्रोज कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। फिर 2001 में फिर से डिलिमिटेशन होता है और 2026 तक जो है जितनी भी सीट्स है उसे फ्रीज कर दिया जाता है, और ये किया गया था 2001 के सेंसस के डेटा पर। फिर आता है 2003। परमिटेड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज यूजिंग 2001 का सेंसस विदाउट अल्टरिंग द टोटल सीट्स अलॉटेड। ठीक है, सिर्फ बाउंड्रीज को चेंज करना था, सीट्स बढ़ानी या घटानी नहीं थी। और डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेटअप है इंडिया में 4 दफा हुई है। सबसे पहले हुआ था 1952 में जहां पे 51 का सेंसस यूज किया था, फिर हुआ था 63 में जहां पे 61 का सेंसस यूज हुआ था, 73 में जहां पे 71 का सेंसस हुआ था, एंड 2002 में जो अभी तक इफेक्टिव है। डिलिमिटेशन के कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले एक चेयरपर्सन होता है जो कि एक सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे आपके सीईसी एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट अंडर रिव्यूज, एंड देन देयर विल बी एसोसिएटेड मेंबर 10 पर स्टेट, 5 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Participate in consultation but cannot vote or sign the final order. Associate members सिर्फ participate कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, but vote नहीं कर सकते। अब साउथ इंडियन स्टेट्स का कंसर्न है, ठीक है, हमारा जो सदर्न पार्ट है उनका यही कंसर्न है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है अगर आप ये रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज करोगे तो हम तो आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? और हमारी जो वॉइस है, हमारे जो कंसर्न है, कभी भी पार्लियामेंट में रेज नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है, इसलिए हमें स्पीकिंग टाइम भी कम मिलता है। सेकंड, उनका कंसर्न ये है कि अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा तो हर सरकार का या किसी का भी जो कैंपेन है, इलेक्शन के टाइम पे जो कैंपेन है या जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सबका फोकस हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पे रहेगा क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है और यहाँ पे लोकसभा की सीट्स भी ज्यादा हैं, तो हम पे जो है ध्यान कम दिया जाएगा। इवन वाइल कैंपेनिंग हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो कम रहेगी। ये है साउथ इंडियन स्टेट्स का इशू। डबल पेनल्टी, स्टेट्स ऑलरेडी डिसएडवांटेज है इन फिस्कल डिवॉल्यूशन फॉर्मूलाज, है ना, ये भी हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन का जो डिवॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसमें पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है, तो हमको फाइनेंस कमीशन के थ्रू तो हमको प्रॉब्लम हो ही रही है, ठीक है। अब डिलिमिटेशन में हमको और यानी कि हमारे साथ तो डबल पेनल्टी है। अब इसमें वे फॉरवर्ड ये है कि जो 50% प्रो राटा एक्सपेंशन है इंटरस्टेट सीट के रेशियो में, उसमें हम वुमेन कोटा को एकोमोडेट करें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लेके आए फॉर स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है, कुछ हम इसमें नया ला सकते हैं। राज्यसभा का कैप है वो 250 होना चाहिए, ठीक है। और डिलिमिटेशन जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और पॉलिटिकल कंसल्टेशन को ध्यान में रख के हो, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वो ज्यादा ब्रॉडर वे में कवर अप करें। 2022 में जीपीएससी ने पूरी की पूरी डिलिमिटेशन की प्रोसेस पे क्वेश्चन किया था, एंड शुड द नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द चेंज इन द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कंसिडरिंग द डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि क्या बाकी डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी ध्यान में लेना चाहिए वाइल ड्रॉइंग द बाउंड्रीज। फिर आता है आपका 16 फाइनेंस कमीशन, डबल पेनल्टी वाला टॉपिक, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 26-27 के यूनियन बजट में जो है इस फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो रखी थी। कमीशन ने रिपोर्ट नवंबर 2025 में ही प्रेसिडेंट को दे दी थी और इन्होंने सेंट्रल और स्टेट के फिस्कल ट्रांसफर पे रिपोर्ट दी है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज फ्रॉम
अप्रैल 1 2026 टू मार्च 31 टू 2031, ठीक है। सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिन केसी नेगी के अंदर ये हुआ था। कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट करते हैं आफ्टर एवरी 5 इयर्स, ठीक है। चेयरमैन, अभी के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, और फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन हमेशा नीति आयोग के ये जो है फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन रहे हैं। फुल टाइम मेंबर्स आपके अजय नारायण झा हैं, जो कि एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी है, एंड दिस आर द नेम्स ऑफ द फुल टाइम मेंबर्स एंड द पार्ट टाइम मेंबर्स। यहाँ पे जो है कोई भी एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही चेयरपर्सन होंगे, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर, या आरबीआई गवर्नर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। की रिकमेंडेशन की अगर सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसके पहले जो फाइनेंस कमीशन आया था उन्होंने 1% जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने डिवॉल्यूशन में एक अलग से होल्ड दिया था, अब वो चीज हट चुकी है, ठीक है। वर्टिकल डिवॉल्यूशन में इन्होंने कहा है कि स्टेट्स का जो शेयर है, ठीक है, इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल विल बी मेंटेन टू 41%, सेम एज द 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब इसी चीज पे जो है बहुत सारे सदर्न और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का डिस्प्यूट्स रहा है, सदर्न स्टेट्स ने इसे अपोज किया है, बट ऑब्वियस है उन्होंने कहा है कि इसको 50% कीजिए। क्यों 41%? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने कुछ है रिवाइज फॉर्मूला लेके आए, इन्होंने इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन 2011 के सेंसस पे, एरिया, फॉरेस्ट कवर और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंसेस को थोड़ा सा ध्यान अब दिया है। ग्रांट्स इन एड की बात करें तो टोटल ग्रांट जो है वो 9.47 लाख करोड़ का रिकमेंड किया है, ठीक है। इसमें लोकल बॉडी ग्रांट है 8 लाख करोड़, ठीक है। लोकल बॉडीज को 8 लाख करोड़ दिया गया है, जिसमें से 4.35 लाख करोड़ रूरल लोकल बॉडीज के लिए है एंड 3.56 लाख करोड़ जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। डिजास्टर मैनेजमेंट में 2,04,401 करोड़ दिया है फॉर एसडीआरएफ एंड एसडीएमएफ, ठीक है। इसमें कॉस्ट शेयरिंग नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के लिए 90:10, ठीक है, और बाकी सारे स्टेट्स के लिए 75:25% सेंटर और स्टेट का। फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 3.5% ऑफ जीडीपी रखा गया है बाय 2030-31, इतना हमको जो है करना है। और स्टेट के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का कैप है वो है 3%। ऑफ बजट बोरोइंग्स को बैन किया है फाइनेंस कमीशन ने। अब ये ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, मान लो सरकार को 10,000 करोड़ का एक हाईवे बनाना है, ठीक है। उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 10,000 करोड़ है, तो सरकार क्या कर रही है, ये पूरा 10,000 करोड़ जो है वो लोन ले रही है। अब हमें पता है, सरकार को भी पता है कि हो सकता है 2-5 हजार करोड़ ऊपर नीचे हो, ठीक है, और एक्स्ट्रा लगे। ये 10,000 करोड़ की जो तो कॉस्ट है वो ऑन पेपर कॉस्ट है कि हम इतने में बनाएंगे, बट ऑब्वियस है भाव घटेगा, टेंडरिंग इश्यूज वगैरह, टाइम चेंजेस के साथ चीजों का भाव ताव घटता रहता है। तो अब उन्हें 3,000 करोड़ रुपए की और जरूरत है, तो सरकार क्या करती है, आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है, उन्हें बोलती है कि आप जो है बैंक से लोन लो और वो पैसा हमको दो इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, फाइनेंस करो हमको इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो 10,000 करोड़ जो सरकार ऑलरेडी लोन ले चुकी है, ये बैलेंस शीट में दिखता है और वो पार्ट बनता है आपका फिस्कल डेफिसिट का। लेकिन ये बाकी का जो 3,000 करोड़ है वो फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो तो पीएसयू ने लोन लिया, पीएसयू आपको फाइनेंस कर रहा है, पीएसयू आपके इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार ने तो नहीं लिया है, तो वो फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखेगा। तो फिस्कल डेफिसिट में जो सिर्फ है 10,000 करोड़ दिखेगा। तो इससे क्या चीज होती है, ये जो ऑफ बजट बोरोइंग, इसको हम ऑफ बजट बोरोइंग कहते हैं, क्योंकि अब ये बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हर साल जब बजट आएगा, जब फिस्कल डेफिसिट दिखाया जाता है, जब सरकार बताती है कि हमारे पर इतना कर्जा है, तो उस कर्जे में ये कर्जा नहीं दिखता। तो बेसिकली इससे कुछ चीजें ये भी होती है कि सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज्यादा नहीं दिख रही है,
ठीक है, सरकार का कर्जा ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, अगर सरकार इस तरीके से लोन बोरो करेगी और हमको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि 10,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर और 5-6 हजार करोड़ का खर्चा है, जो कि कर्जा है जो सरकार ने खुद नहीं लिया है डायरेक्टली, यहां से कान नहीं पकड़ के इस तरीके से कान पकड़े हैं। ठीक है, तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है। सिर्फ फिस्कल डेफिसिट कम दिखाने के लिए सरकार जो है ये चीज यूज कर रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि भैया ऑफ बजट बोरोइंग जो है वो बैन कर देनी चाहिए। डिस्कॉम की बात की है तो स्टेट्स को रेकमेंड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जाए। फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो बेसिकली वर्टिकुलर डिवीजन करना है ऑफ द डिविजिबल पूल, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करना है कंसिडरिंग द फॉर्मूलाज, ग्रांट्स इन एड कैसे दी जाए उसे रेकमेंड करना है। ठीक है, स्टेट फंड्स को पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ऑगमेंट करना है और डिजास्टर मैनेजमेंट की फाइनेंसिंग को लेके रिकमेंडेशन देनी है। सर्टेन चैलेंजेस हैं। ठीक है, देखो फाइनेंस कमीशन ने भी सेस और सरचार्जेस बहुत ज्यादा बताए कभी कभी, ठीक है, इन द डिविजिबल पूल। ठीक है, तो ये जो सेस और सरचार्ज जो ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डिविजिबल पूल है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि सेस और सरचार्ज तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्चा करेगी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस है तो वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ऑलरेडी जा रहा है, अब उसमें वो जो डिविजिबल पूल है वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का एक कंसर्न है। 5 साल का जो साइकिल है फिस्कल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए काफी कम है। स्टेट एक्सपेंडिचर डिसीजन, स्टेट्स का खुद का कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा है इस पूल में, डिविजिबल पूल में। ठीक है, जीएसटी का प्रॉपर से अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है और achieving the true equalization across 28 states within the capacity is very hard। 2020 में जीपीएससी ने सवाल पूछा कि क्राइटेरिया ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स हैज अंडरगॉन चेंजेस इन द 15th फाइनेंस कमीशन कंपेयर्ड विद द 14th फाइनेंस कमीशन, आइडेंटिफाई द चेंज्ड पैरामीटर्स। यस, उस टाइम पे सर्टेन चेंजेस थे। तो बेसिकली 14th फाइनेंस कमीशन ने किन पैरामीटर्स पे डिवॉल्व किया था डिविजिबल पूल, और 15th फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या कंसीडर किया था, इन चीजों को कंपेयर करना था और आंसर करना था। तो अब जब आप ये 16th फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन के साथ कंपैरिजन कीजिएगा। यूपीएससी ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड through 280 and the composition? What do you know about by the terms of reference of recently constituted finance commission? Judicial legislation, basically judiciary के थ्रू लॉ बनाना। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, जुडिशियल लेजिस्लेशन का बेसिक मतलब यह है कि जहां पे कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो गैप आया है, कुछ गैप्स हैं जहां पे लॉ कुछ नहीं कहता है, उन गैप्स को फिल करने के लिए थ्रू देयर जजमेंट्स लीगल रूलिंग्स दे रही है, जिसको हम जुडिशियल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, या जैसे मोस्टली तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 का यूज करती है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग द जस्टिस। ठीक है, जस्टिस देने के लिए आप कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है। ठीक है, लेकिन टेंशन कहां आती है, 50, 121 और 122, जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहां पे जब ये टेंशन की बात आती है तब उसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, इलेजिटिमेट ओवररीच की मैकेनिज्म। ठीक है, अब जुडिशियल लेजिस्लेशन अगर वो आता है तो वो क्या होता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट को जो है एक ब्रॉडनिंग पावर मिल गया है। ठीक है, कोर्ट्स ब्रॉडन और नैरो द स्टैट्यूटरी लैंग्वेज एंड सेट बाइंडिंग प्रेसिजन दैट शेप्स द लॉ ओवर द टाइम। ठीक है, अभी तो वो रूलिंग्स हैं, बट बाय द टाइम इट विल चेंज इनटू अ लॉ। फुलफिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप्स, अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपकी विशाखा गाइडलाइंस।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इस बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी टर्म आएगा, ऐसी भी चीजें घटित होंगी, तो उस पर कभी लॉ बना नहीं। जब कोई घटना घटी तब सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस गाइडलाइंस लेकर आए। अब ये चीज थी 97 में, पॉश एक्ट आता है 2013 में, तो तब तक सरकार ने कोई लॉ ही नहीं बनाया। इसी का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इसके भी पहले, ठीक है, एक चीज थी जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी कुछ नहीं कहा, वो था बेसिक स्ट्रक्चर, जिसपे हम जो केशवानंद भारती है वो भी एक जुडिशियल रूलिंग है, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप अमेंड नहीं कर सकते, तो वो भी जुडिशियल लेजिस्लेशन ही हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी इस पॉइंट पे कुछ कहा ही नहीं। अमेंडमेंट की पावर्स दे दिया, अमेंडमेंट का प्रोसीजर दे दिया, लेकिन आप क्या अमेंड कर सकते हो, कितनी हद तक अमेंड कर सकते हो, वो बताया नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती के केस में हमें बताया, जहां पे पार्लियामेंट के पावर्स को जो है रिस्ट्रिक्ट किया। तो दिस ऑल्सो इटसेल्फ इज अ जजमेंट रूल। पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं ये चीज नहीं लाई। 142 के ऑर्डर, ठीक है, रोड सेफ्टी टाइमलाइंस, हाईवे पे जो अल्कोहल की शॉप से वो कितने बजे तक खुली रहेंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये चीज लेकर आई थी कि जो ठेके हैं, दारू के जो ठेके होते हैं वो हाईवे से 500 मीटर या 5 किलोमीटर दूर होंगी, इतने टाइम तक ही खुली रहेंगी। फायर क्रैकर्स पे सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग्स लेकर आती है हर साल दिवाली पे, ड्यू टू कंसिडरिंग द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो ये सारी चीजें जजमेंट रूल है। दिस इज ऑल जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब इसी जुडिशियल लेजिस्लेशन को कभी हम उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, कभी हम उसको जुडिशियल एफिशिएंसी कहते हैं, कभी हम उसे जुडिशियल लेजिस्लेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जुडिशियल लेजिस्लेशन। इसमें हम लोग जो है PIL का रूट यूज करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जिसे हम एड्रेस करते हैं, जैसे MC मेहता सर यूज करते थे PIL को टू एड्रेस हैजार्डस सब्सटेंसेस, टू एड्रेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। तो उसको और आर्टिकल 21 के थ्रू हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो आर्टिकल 21 के थ्रू आया है। लेटेस्ट एग्जांपल्स की हम बात करें तो बुलडोजर जस्टिस गाइडलाइंस ऑफ 2024, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया कि भाई आप किसी पे भी रात को जाके सुबह जाके बुलडोजर नहीं चलाएंगे, उसे 15 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन फॉर डिमोलिशन, ठीक है, एंड क्रिएट बाइंडिंग नेशन वाइड प्रोसीजर इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लॉ। सेंटर ने कोई लॉ लेके नहीं आया कि कब डिमोलिशन होगा, कैसे डिमोलिशन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बताएंगे, 15 दिन का नोटिस आपको उसे देना पड़ेगा। विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ऑफ 2025, प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 22 साल से पेंडिंग केस था, इस पेंडिंग केस के थ्रू ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स को विक्टिम प्रोटेक्शन के थ्रू, प्रोटोकॉल के थ्रू लाया गया, क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट ने कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाया। हेट स्पीच 2025, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो BNS और BNSS में प्रोसीजर दी है हेट स्पीच के लिए, BNS में जो हेट स्पीच के लिए उसको क्रिमिनलाइज किया गया है, तो वो इनफ है, नए क्रिमिनल लॉ को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम सेक्स मैरिज 2023, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू लेजिस्लेट बाय रीडिंग वर्ड्स इनटू स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आया था सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डिफरिंग द मैटर्स टू पार्लियामेंट। तो देखो हर बार सुप्रीम कोर्ट इंटर नहीं हो जाती है, ठीक है, कभी कभी अपना भी रोल वो रेस्ट्रिक्ट करती है बाय गिविंग एक्सक्लूसिव पावर टू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का ही है। अब हम इस जुडिशियल जस्टिफिकेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो फर्स्टली इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट व्हेन द लेजिस्लेचर इज इनएक्टिव और साइलेंट और हॉस्टाइल। इट अडॉप्ट्स द लॉ टू सोशल चेंजेस फास्टर देन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। हम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है विशाखा गाइडलाइंस। 97 में सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइंस ले आती है, उसको एक्ट बनाने में सरकार को 15-17 साल लग गए। 2013 में सरकार लॉ बनाती है, checks the legislative and executive overreach through Article 13 and 32. 142 gives vested residual power for completing the justice, और PIL जो है वो
हमारी डेमोक्रेसी के लिए काफी बढ़िया चीज है, जहां पे हम मार्जिनलाइज ग्रुप्स को जस्टिस दिलाने में हेल्प करते हैं। इसी के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, हमारे कुछ कंसर्न भी है कि जो ये जजेस हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो अनइलेक्टेड है। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। हाँ, इनडायरेक्टली अगर हम चीजों को देखें तो भाई जजेस की अपॉइंटमेंट में हमारे पार्लियामेंट का भी रोल है। हमें पता है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिकमेंडेशन जाते हैं, फिर कमेटी बैठती है, जो एक कलेजियम सिस्टम है उसके थ्रू रिकमेंडेशन होता है, बट वो डायरेक्टली नहीं है। तो जजेस अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक अनइलेक्टेड पर्सन है, ठीक है। तो वो कैसे पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया? अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने कहा कि दे आर नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, हेंस कुछ भी बोल देंगे बट उनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी हमसे नहीं है। may override legislative intent and encroach on Article 50। अब भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर कहा है, और सेपरेशन ऑफ पावर को हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है। तो फिर ये जो चीज अगर होगी, जुडिशियल ओवररीच अगर होती है, तो फिर वो हमारे लिए मसला है। इनकंसिस्टेंसी, आउटकम्स मे वेरी बाय बेंचेस कंपोजिशन। कुछ बेंच का अपना अलग रवैया हो सकती है, अपनी अलग थिंकिंग हो सकती है, कुछ बेंचेस की थिंकिंग अलग हो सकती है। इट एनकरेजेस ओवर लिटिगेशन एंड एडजुडिकेटरी गवर्नेंस कल्चर। आपने बना दिया, फ्यूचर जजेस को भी सेम चीज जो है वो पास ऑन होती है। यूपीएससी मेंस 2020 में क्वेश्चन आया है, देखो जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल लेजिस्लेशन, इस पे जीपीएससी भी जो है क्वेश्चंस कर चुके हैं। Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers and envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filling of large number of public interest petition praying for issuing guidelines to executive authorities. Basically, judicial overreach और judicial legislation को यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। अब आता है आपका ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, कोर्ट्स है, बट व्हाट आर दिस ट्रिब्यूनल्स? बेसिकली these are the quasi judicial bodies established by law to adjudicate specialized dispute outside the regular court system। अब हमने देखा कि टाइम चेंज होते होते हमारी कोर्ट्स पे बर्डन ज्यादा हो गया है, तो सरकार ने ये सोचा कि सारे मैटर्स एक कोर्ट में देने से बेटर है कि कुछ स्पेशलाइज्ड मैटर है जो कि टेक्निकल एरियाज है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, उनके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जो जिनके डिसीजन जो है पब्लिक पे बाइंडिंग भी होंगे। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी जिसका फंक्शन तो सेम ही होगा, बस इनको हम कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें देंगे करने के लिए कि भाई एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है तो एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आप देखेंगे, एंड दे विल वर्क एज अ सिविल कोर्ट इटसेल्फ। तो ये सरकार ने सोचा 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। यहां पे हमने दो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इंसर्ट किए, 323A एंड 323B। 323A empowers the parliament to create administrative tribunal for service matters of public servants, ठीक है। और 323B पार्लियामेंट को एम्पावर करता है और स्टेट लेजिस्लेचर टू क्रिएट ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो हमारे पास लेबर कोर्ट्स है। टैक्सेशन की बात करते हैं तो हमारे पास अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है, टैक्स ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूनल्स हैं, सबसे पहले आता है आपका कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनके जो भी सर्विस मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो कैट हैंडल करेंगी, और इसकी जो अपील है वो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी। इसमें भी इन ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन से भी एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, वी विल डिस्कस दैट। फिर आता है आपका एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल के डिस्प्यूट्स हैंडल करेंगी, और इनके जो अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। फिर आता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 और आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वो एनसीएलटी और एनसीएलटी देखती है। देन यू हैव योर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2017 ने जितने कुछ जो थे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज किया है फ्रॉम 26 टू 19। फिर है आपका जी स्टेट यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि आपके जीएसटी के
जितने भी केसेस हैं वो हैंडल करती हैं। अब यहाँ पे ये दो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एसपी संपत कुमार, अब जब ट्रिब्यूनल्स बने थे, ठीक है, तो इस ट्रिब्यूनल्स में ये कहा गया था कि ट्रिब्यूनल की जो डिसीजन है उसकी अपील जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी। इससे क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट के पावर्स थे उसको कर्टेल करके, उसको सेट असाइड करके आपने सीधा अपीलेट पावर के पावर्स दे दिया सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट को जो है नजरअंदाज कर दिया। एसपी संपत कुमार कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल चंद्र कुमार 1997 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो क्लॉजेस, ट्रिब्यूनल एक्ट के उन क्लॉजेस को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कहा, और ये कहा कि आप हाईकोर्ट के पावर को, हाईकोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको आप सेटिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती ने कहा है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर आता है आपका रॉजर मैथ्यू 2019 का जजमेंट। उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल फंक्शंस जो हैं, क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये अलोन टेक्निकल मेंबर्स नहीं करेंगे, टेक्निकल मेंबर्स अलोन इसका ये काम नहीं करेंगे। इन ट्रिब्यूनल्स का जुडिशियल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 के सर्टेन प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया, जहां पर जो है जो ट्रिब्यूनल का टेन्योर था वो 4 साल था और 50 इयर्स का एज बार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है, और नेशनल ट्रिब्यूनल आप कमीशन एस्टैब्लिश कीजिए जो ये ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट में, इनके मेंबर्स के अपॉइंटमेंट में काम करेगी। बट हमारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसके सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो स्पेशलाइज एक्सपर्टीज होती है, क्योंकि टैक्स है, एनवायरमेंट है, कंपनी लॉ है, ये बहुत ही टेक्निकल मैटर्स हैं, तो इनके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकल टीम है, फास्टर डिस्पोजल है, क्योंकि सिविल कोर्ट्स में अगर आप रेगुलर थियोरी के बेसिस पे जाओगे तो काम इजीली सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, पेंडेंसी रिड्यूस कर रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फ्लेक्सिबल कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स का जो है कंपोजिशन है। इश्यूज की बात करें तो लार्जर वैकेंसीज है, अभी भी बहुत सारे वैकेंसीज है ट्रिब्यूनल्स में जो फिलअप नहीं हुई है। एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस है इन द अपॉइंटमेंट, तो इसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस है, जिस तरीके से हमारी जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंस है, वैसे इंडिपेंडेंस ट्रिब्यूनल्स के पास नहीं है। शॉर्टर ड्यूरेशन है मेंबर्स का, तो उसकी वजह से मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो है नहीं उनको काम करने का टाइम मिलता। पेरेंट मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है उनको, ठीक है, और नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। 2017 में जीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया आर फॉलोइंग द एंग्लो-सैक्सन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। ठीक है, स्लो प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बताता है। एंग्लो सैक्सन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन को डिस्कस करना था। हाउ फार डू यू अग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल्स कर्टल द जुरिसडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कंपिटेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। तो क्या आप अग्री करते हो कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन को कर्टेल कर रहा है? तो पहले आपको इसका आंसर करना है, फिर आपको बताना है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनली तो वैलिड है, क्योंकि हमने एल चंद्रा के केस में देख चुके हैं और संपत कुमार में, और कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, व्हाई? राघव चड्ढा, है ना, तो इनकी वजह से फिर से हम एंटी डिफेक्शन लॉ और जीपीएससी से सवाल पूछ भी चुके हैं 10th शेड्यूल पे। तो एक कंसेप्ट था आयाराम गयाराम, ये फ्रेज बना हमारे एमपी एमएलए गयालाल जी की वजह से। एक ही दिन में इन्होंने 3 पार्टीज बदली थी 1967 में, और इवेंचुअली ऐसे बहुत सारी चीजें होती गई, तो सरकार को लगा कि यार ये गलत है, तो 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आते हैं। ठीक है, कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और 10th शेड्यूल लेकर आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, और ये जो लॉ है दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पे फॉलो होता है, ऑल्सो इंडिपेंडेंट एमएलएस पे भी।
तो ये कहता है कि भाई जो भी मेंबर्स हैं, एक मेंबर सडनली कोई पार्टी, जो उस पार्टी से मेंबर इलेक्ट होके आया है वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा सडनली, ऑल ऑफ सडन, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसी तरीके बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो 10th शेड्यूल में डाले गए हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरपर्सन या स्पीकर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेंगे ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। तो ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, मेजर प्रोविजन है वॉलंटरीली सरेंडर। ठीक है, कोई भी मेंबर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप जो है सरेंडर करता है तो वो मेंबर जो है अगले इलेक्शन तक वो सस्पेंड हो जाता है, इज लायबल फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। एंटी विप वोट, अगर पार्टी ने कोई विप पास किया है, कोई विप निकाला है कि भाई यू विल हैव टू वोट फॉर द पार्टी इन दिस पर्टिकुलर वोटिंग, और उस विप के अगेंस्ट जाके पार्टी का मेंबर वोट करता है तो वो भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसने पार्टी से प्रायर परमिशन ली है या ऐसा काम करने के बाद 15 दिन के अंदर अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर आफ्टर द इलेक्शन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन के होने के बाद, मतलब सॉरी नॉमिनेशन होने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने बाद ज्वाइन करते हैं तो अपनी सीट खो बैठते हैं। अब इस पे भी जुडिशियल ओवरसाइट एंड द रिसेंट डेवलपमेंट्स, कुछ भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगी। कियोटो हॉलन वर्सेस जसीलू 1992, सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया। 10th शेड्यूल की वैलिडिटी पे क्वेश्चन उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही है, ये जो घटना है उस पे हमको काम करने की जरूरत है। और ये कहा कि जो स्पीकर है जब ये ऐसा डिसीजन ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, तब स्पीकर जो है एज अ क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है। तो इसलिए स्पीकर के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अंडर द जुडिशियल रिव्यू चैलेंज हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड और परवर्सिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी भी तब तक इंटरवेन नहीं करेंगे जब तक स्पीकर ने खुद का रूलिंग नहीं दिया, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन पे जो स्पीकर है अपना ऑर्डर पास नहीं करेंगे तब तक कोर्ट जो है इंटरवेन नहीं करेंगी। फिर है 2026 में 7 एमएलएस सात आपके एमपीज जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन उठे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन कि अगर 1/3 या 2/3 मेंबर इस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं तो भी एंटी डिफेक्शन का मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र में जब शिवसेना के सर्टन कुछ मेंबर्स है सूरत आ गए थे और फिर उन्होंने पार्टी चेंज की थी, तब भी ये क्वेश्चन हुआ था। हर 2-3 साल में एंटी डिफेक्शन को लेके क्वेश्चन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में स्पीकर के साइलेंट को, स्पीकर के डिले को, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज होती है कि कोई मेंबर है वो रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं किसी और पर्टिकुलर पार्टी के, तो स्पीकर जो है उन सारे डिसीजन को है वो डिले कर देते, पेंडिंग करते, कोई डिसीजन ही नहीं देते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है तेलंगाना असेंबली के स्पीकर को 3 वीक का फाइनल डेडलाइन दिया था जब बीआरएस के मेंबर ने इस तरीके से पार्टी चेंज की थी और कहा था कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट भी होगी। प्राइवेट मेंबर बिल 2025 में कांग्रेस के एमपी है मनीष तिवारी, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आते हैं जहां पे उन्होंने विप पे रेस्ट्रिक्शन लाए, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड विप का प्रोविजन लेके आए। जनरली विप आप कभी भी पार्टी ले आती है, कोई भी पार्टी ले आती है, तो मेंबर ने ये कहा मनीष तिवारी ने कि जो ये विप है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट वोटिंग हो रही है, जैसे कि हो गया आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तब हम ये रेस्ट्रिक्टेड विप का यूज करें, ना कि विप को जनरलाइज जस्ट टू सी योर पार्टी मेंबर्स आर विथ यू और नॉट, उसको चेक बैलेंस के लिए यूज ना करें। तो एंटी डिफेक्शन के फेवर में कुछ बातें हैं। सबसे पहले फ्लोर क्रॉसिंग को ये डिटर करता है और मॉनेटरी गेन को ये रेस्ट्रिक्ट करता है, तो बेसिकली पार्टी डिसिप्लिन को प्रमोट कर रहा है।
गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द डिफेक्शन ड्राइव्स, ठीक है, सपोर्ट द मैंडेट गिवन बाय द वोटर्स टू द पार्टी एंड नॉट जस्ट द इंडिविजुअल, प्यूनिटिव मेंबर एज अ डेटरेंट टू पॉलिटिकल करप्शन। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो स्पीकर का डिले, स्पीकर साहब जो है हमारे डिसीजन ही नहीं थे बहुत टाइम तक, जिसको हम पॉकेट वीटो भी कह सकते हैं। फ्री स्पीच एंड कंसाइंस वोटिंग को कटेल करता है थ्रू विप, विप हो गई मतलब आपको आपकी फ्री स्पीच, अगर आप नहीं चाह रहे हैं या कुछ चाह रहे हैं वोट करना तो वो आप उस तरीके से वोट नहीं कर पा रहे हैं। शिफ्ट इन द डिसीजन मेकिंग टू द इलेक्शन कमीशन और इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है, सिर्फ स्पीकर क्यों, आप किसी और इंडिपेंडेंट बॉडी को ये काम दीजिए। रेस्ट्रिक्ट द विप टू कॉन्फिडेंस एंड मनी बिल ओनली, दिनेश गोस्वामी की कमेटी ने भी सेम रेकमेंडेशन दिया था और कुछ कमिटीज कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पे भी हम प्रेसिडेंट या गवर्नर से डिसीजन ले या इलेक्शन कमीशन की एडवाइस ले फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन। 22 में जीपीएससी पूछती है हैज द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हार्मलेस प्रोविजन, एग्जामिन। और 2013 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है द रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी हैज diminished over the years, how far can this be attributed to the anti-defection law which was legislated but with a different intention। तो देखो जीपीएससी का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि क्या 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या एक हार्मलेस प्रोविजन है, क्या इससे कोई नुकसान नहीं है? तो कुछ नुकसान तो है जो कि हम क्रिटिसिज्म का पार्ट देखते हैं। और यूपीएससी पूछती है रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स, तो पहले तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसको और एंटी डिफेक्शन लॉ को रिलेट करके आपको इसका आंसर करना है। सस्पेंशन ऑफ एमपीज, ऊपर हमने एंटी डिफेक्शन देखा, अब हम एमपीज की सस्पेंशन की बात करते हैं। ये चीज अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा के कुछ रूल्स होते हैं, राज्यसभा के कुछ रूल्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के कुछ रूल्स होते हैं। जब कोई भी एमपी उन लॉ रूल्स को ब्रेक करता है तो जो स्पीकर है उसके पास पावर है कि वो उसे सस्पेंड कर दे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो जो सस्पेंशन है, अब इसका भी एक रेस्ट्रिक्शन है, वो जो सस्पेंशन है वो कुछ दिन के लिए हो सकता है, सेशन के कुछ डेज के लिए हो सकता है, या वो पर्टिकुलर पूरे सेशन के लिए हो सकता है। लेकिन जो स्पीकर है वो साल भर के लिए या टिल द नेक्स्ट इलेक्शन ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकता। वो ये कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम के पूरे सत्र के लिए जो है आपको सस्पेंड किया जाता है। तो रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि 2023 में 100 लोकसभा एमपीज एंड 46 राज्यसभा एमपीज वर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द विंटर सेशन, ठीक है। बहुत सारे अपोजिशन हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में दिसंबर 13 को ब्रिज होता है, 2 विजिटर्स होते हैं लोकसभा के गैलरी में, वो जंप करके चैम्बर, लोकसभा के चैम्बर में आके गैस कैनिस्टर्स जो है रिलीज करते हैं और उन 2 मेंबर्स को जो विजिटर गैलरी का पास है वो बीजेपी के एक लेजिस्लेटर ने दिया था। तो यहीं से जो है सस्पेंशन की बात हुई कि भाई ये कैसी चीजें हैं। तो प्रिसाइडिंग कौन जो है सस्पेंड कर सकता है और कैसे, तो रूल्स है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा यानी कि चेयरपर्सन स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, इनके पास जो है पावर्स है टू इम्पोज द सस्पेंशन। सबसे पहला विड्रॉवल, कहीं पे ग्रॉसली डिसऑर्डर दिख रहा है तो जो स्पीकर है मेंबर को डायरेक्ट करते हैं कि भाई तुम अपने आप विड्रॉ कर लो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज ऑफ सिटिंग। फिर भी अगर ये डिसरप्शन कंटिन्यू रहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस बंदे का प्रॉपरली नाम लेते हैं फॉर्मली, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए ट्रिगर होता है कि अब नाम दे दिया कि भाई ये इस तरीके से डिसरप्शन कर रहा है हाउस में, तो फिर हाउस जो है सस्पेंशन मोशन निकलता है और हाउस जो है वो मोशन पास करती है फॉर द सस्पेंशन ऑफ द एमपीज। रूल 374A ऑफ लोकसभा, ठीक है, यहां पे स्पीकर को पावर है दैट ही कैन ऑटोमेटिकली सस्पेंड एन एमपी फॉर 5 सिटिंग डेज और द रिमाइंडर पीरियड ऑफ सेशन विदाउट रिक्वायरिंग अ हाउस मोशन। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में रूल 255 सिंपली ये कहता है कि चेयरमैन मे नेम अ मेंबर फॉर डिसरिगार्डिंग द अथॉरिटी, द हाउस देन पासेस अ मोशन टू सस्पेंड। ड्यूरेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड रिकोर्स,
मैक्सिमम पीरियड, तो जो मैक्सिमम पीरियड है वो ऑनगोइंग सेशन है, उससे ज्यादा का सस्पेंशन जो है लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती है। एक्सट्रीम मिसकंडक्ट होना चाहिए, आप ऐसे ही किसी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी रेयरेस्ट ऑफ रेयर रीजन। एक्सेस डिनाइड, तो भाई एक बार सस्पेंड हो गए तो उसके बाद आप चैम्बर में, लॉबीज में या गैलरीज में नहीं आ सकते। फाइनेंशियल इंपैक्ट, आपका डेली अलाउंस चला जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 122 के अंदर कोर्ट जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में दखल नहीं देती, तो अब ये एमपीज के सस्पेंशन को लेकर आप जुडिशियल रिलीफ के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों एमपीज इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, क्या है कुछ रीजन? तो सबसे पहले लैक ऑफ एडिक्वेट टाइम फॉर एमपीज टू रेज इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। ये हर बार हमारी हाउसेस के इशू है कि मेरे को टाइम नहीं मिला बोलने का, ठीक है। अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एटीट्यूड, ठीक है, सरकार भी इन चीजों को एड्रेस नहीं करती है। डेलिबरेट डिसरप्शन बाय पार्टीज फॉर पॉलिटिकल और पब्लिसिटी पर्पसेस एंड एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द एमपीज हु डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स। कंसर्न्स है, पार्लियामेंट हैज नॉट अपडेटेड इट्स डिसरप्शन रूल्स ओवर 70 years। जो बन गया वो बन गया, उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस नहीं कि किस तरीके से हम हमारी जो संसद है उसे एक अच्छे वे में उसे कंडक्ट करें। हम हर बार देखते हैं कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, जो संसद के वर्किंग आवर्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं। इतने ही घंटे संसद इस बार चली है, संसद की जो वर्किंग एफिशिएंसी है बेसिकली वो गिर रही है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे हम हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ाएं, उस पे जो है संसद का कोई पार्लियामेंट ने कुछ उसमें अपडेशन नहीं किया है। अपोजिशन का कहना है कि कैलेंडर बार को सेट किया जाए और उसे इन सारी चीजों पे फोकस किया जाए। गवर्नमेंट बिजनेसेस प्रायोरिटाइज ओवर ऑल अदर पार्लियामेंट्री बिजनेसेस, ठीक है। मेजर पार्टीज हैव डिसरप्टेड पार्लियामेंट, और जो एक्चुअल जिनके कंसर्न्स होते हैं छोटी छोटी पार्टीज के, वो कंसर्न्स नहीं देखने को मिलते। अभी तक बेसिकली पार्लियामेंट की वर्किंग पे या इस पे यूपीएससी जीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं किए हैं, बट ये एक मॉडल क्वेश्चन हो सकता है ऑन द सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा, तो बेसिकली बहुत ही एक स्टैटिक पार्ट है, बट सिंस न्यूज में लोकसभा राज्यसभा इनकी वर्किंग्स रहती हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ठीक है, इनके पावर्स एंड फंक्शंस को लेके। सिंपल सी चीज है बट थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का हमारा जो है वो बाइकैमरल सिस्टम है विच कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राइट। लोकसभा को आर्टिकल 81 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज ऑफ नाउ 550 है, 550 इलेक्टेड मेंबर्स। करंटली अगर हम स्ट्रेंथ कहें तो 543 है, ठीक है। पहले 545 थी, लेकिन जो दो एंग्लो इंडियन हम हर बार नॉमिनेट करते थे उसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोविजन को अबॉलिश किया गया कि भाई अब कोई ऐसे एंग्लो इंडियन मेजर कम्युनिटी है नहीं कि उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए दो एंग्लो इंडियन को हम नॉमिनेट करें। तो उसकी वजह से करंट स्ट्रेंथ है हमारी 543। राज्यसभा आर्टिकल 80 के थ्रू है और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 250, करंट स्ट्रेंथ है एज ऑफ नाउ 245। अब इस 250 में से भी जो 12 है मेंबर्स वो नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम पर्संस विद इन द एक्सपर्टीज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। लोकसभा का टर्म 5 साल का है, राज्यसभा का टर्म 6 साल का है राज्यसभा मेंबर्स का, इन विच 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी 2 years। राज्यसभा is a permanent house and that's why it cannot be dissolved। की पावर्स हम लोकसभा की देखते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि लोकसभा जो है वो सुप्रीमेसी है। मनी बिल अंडर 110 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन दी लोकसभा, और वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, किसके पास ये पावर का डिसीजन है, वो है स्पीकर के पास। तो आपका जो मनी बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा को तो सिर्फ नाम का पावर है, ठीक है। इनको जो है 14 डेज के अंदर अपना रिकमेंडेशन देना है ऑन द मनी बिल, ठीक है, और वो भी जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे।
ठीक है, कोई ऐसा मतलब इनका जो रिकमेंडेशन हो वो लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं है। तो सुप्रीमेसी है भाई, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अंडर आर्टिकल 70। तो लोग जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। व्हाई? बिकॉज वी आर द पीपल हु आर इलेक्टिंग द मेंबर्स इन द लोकसभा, और उसी इलेक्टेड मेंबर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रहे हैं। सो दैट्स व्हाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लोकसभा एंड नॉट टू द राज्यसभा। इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में पास होती है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है, ना कि राज्यसभा में। बजट डिमांड फॉर ग्रांट्स एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा, राज्यसभा हैज नो वोट ऑन दिस। ठीक है, जॉइंट सेटिंग, अब जब जॉइंट सेटिंग होगी तो बट ऑब्वियस है लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स से ज्यादा हैं। ठीक है, इवन अगर हम रूलिंग पार्टी का भी देखेंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रूलिंग पार्टी एवरी ईयर। तो यहां पे भी लोकसभा के सुप्रीमेसी हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से मैटर में जॉइंट सेटिंग हो सकती है? ठीक है, तो हमें पता है कि मनी बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में जॉइंट सेटिंग नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स में जॉइंट सेटिंग होती है। और जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कब डिसकंटिन्यू करनी है उसका पावर भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 7। अगर हम राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स की बात करें तो आर्टिकल 312 में उनको राज्यसभा को एक एक्सक्लूसिव पावर है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 249 में पार्लियामेंट ने राज्यसभा को पावर दिया है टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर। 67 में राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा के पास पावर है कि इट कैन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ये कर सकते हैं। शेयर्ड पावर की बात करें तो इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग ऑल द ऑर्डिनरी बिल्स, इवन a constitutional bill amendment bill can also be introduced by राज्यसभा members। बहुत सारे लोगों को confusion होता है कि constituent amendment bill सिर्फ ministers ला सकते हैं, नहीं, कोई भी राज्यसभा का मेंबर, कोई भी लोकसभा का मेंबर जो है constituent amendment bill ला सकता है। even a nominated member, an independent member, anybody can bring a constituent amendment bill। ठीक है, सी constituent amendment bills दोनों के पास shared powers है। impeachment of the president कोई भी ला सकता है मोशन। removal of judges of high court and supreme court, approval of ordinance issued by the president, similar powers हैं। and declaration of all 3 types of emergencies, सिर्फ इमरजेंसी कब डिसकंटिन्यू करनी है उसका पावर लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। लेकिन राज्यसभा भी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मोशन पास कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है। अब कुछ चैलेंजेस हैं। ऑर्डिनेंस का ओवरयूज थ्रू आर्टिकल 123 कि एग्जीक्यूटिव को बाईपास करने के लिए, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को बाईपास करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है ऑर्डिनेंस का यूज कर रहे हैं। इरोजन ऑफ राज्यसभा फेडरल रोल, ठीक है। 2003 में डोमिसाइल की जो रिक्वायरमेंट थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अब कोई भी मेंबर किसी भी स्टेट से जो है राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। इफ यू नो जयशंकर, ही इज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम गुजरात। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो राज्यसभा का एक फेडरल स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। विप डोमिनेंस, राज्यसभा के मेंबर्स को भी विप इशू किया जाता है। They are forced to vote on the party lines and reform proposal। देखो बहुत सारी कमिटीज ने मेजर बिल्स लेकर आए हैं to bring certain reforms in the working of parliament, बट स्टिल अभी तक किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया है। जीपीएससी मेंस 2020 में कहती है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट लैप्स। तो बेसिकली बिल्स कब और कैसे लैप्स होंगे पार्लियामेंट में, उस पे ये क्वेश्चन था। तो यहां से हमें दिखता है कि पार्लियामेंट की बेसिक फंक्शनिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट।
यस, तो पहले आपको बताना है कौन से इसमें प्रोविजन है। एन्यूमरेट द ओकेशंस व्हेन दिस वुड नॉर्मली हैपन एंड आल्सो व्हेन इट कैन नॉट विद रीजंस। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी देना है उन बिल्स के जो जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास हुए। फॉर एग्जांपल डाउरी बिल। स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। 168 में स्टेट लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश करती है पार्लियामेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड द हाउसेस ऑफ द स्टेट्स। अनलाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मे बी यूनिकैमरल। पार्लियामेंट तो बाइकैमरल है, लेकिन स्टेट यूनिकैमरल होने मतलब रह सकती है कि हम सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं रखेंगे। तो ये स्टेट के पास पावर है। अभी 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कहते हैं विधान परिषद। लोअर हाउस है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, मैक्सिमम कैपेसिटी 500 है और मिनिमम कैपेसिटी 60 मेंबर्स की है। स्मॉल स्टेट यूनियन, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज सच एज गोवा एंड सिक्किम, पुडुचेरी, इनको एक्सेप्शन दिया क्योंकि स्टेट ही छोटा है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां कहां 60 मेंबर्स 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज करने बैठेंगे, ठीक है। 5 साल का टर्म्स है, गवर्नर की एडवाइस के थ्रू डिसॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं हम विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 169 के अंडर पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश अ विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद जो है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू मतलब इसकी एस्टैब्लिशमेंट या अबॉलिशन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ विधानसभा यानी कि और मिनिमम 40 है, लेकिन विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है 1/3 उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। परमानेंट हाउस रहेगा जस्ट लाइक राज्यसभा। टर्म एंड क्वालिफिकेशन 6 years टर्म विद मिनिमम एज ऑफ 30 years। देखो इनके पास कोई ज्यादा मेजर पावर्स नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल्स बोथ हाउसेस में इंट्रोड्यूस बट द काउंसिल कैन डिले फॉर अ मैक्सिमम 4 months, ठीक है। रिकमेंडेशन के लिए 4 महीने तक का आप डिले कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। डिले करने के बाद भी अगर आपने पास किया नहीं किया, नॉट एट ऑल बाइंडिंग। नो जॉइंट सिटिंग, अनलाइक पार्लियामेंट देयर इज नो जॉइंट सिटिंग इन द स्टेट टू पास एनी बिल। मनी बिल जस्ट लाइक लोकसभा, सिमिलर सिचुएशन यहां पे भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सुप्रीमेसी है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, तो अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो बेसिकली चैलेंजेस यही है कि हमारा पुअर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड लैक ऑफ रिगरस लीगल स्क्रूटिनी स्टेट लेवल पे देखने को मिलता है। बिल आया एक ही दिन में पास भी हो जाता है, तो यहाँ पे हमें देखता है कि कोई कमिटी को नहीं जा रहा है बिल, ठीक है। उस पर जिस तरीके से डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जैसे कि हम देखते हैं कि हर बिल पे राज्यसभा में भी डिबेट हो रही है, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बिल का जो एक लीगल स्क्रूटिनी हो रहा है वो स्टेट्स में देखने को नहीं मिलता है। इनएडिक्वेट एंड रिसर्च एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर एमएलएस, असेंबलीज का इशू है हर स्टेट असेंबलीज का। विधान परिषद ऑफन क्रिटिसाइज एज कॉस्टली एंड नॉन एसेंशियल एंड एन एंट्री रूट फॉर डिफिटेड पॉलिटिशियंस। भाई स्टेट्स पे खर्चा बढ़ रहा है, तो अगर हम ये नहीं ला पा रहे हैं तो जो है यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उन्हें स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। गवर्नर का लेजिस्लेटिव रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं समनिंग एंड प्रोरोगेशन, तो जो गवर्नर ही है वो विधानसभा को समन्स करता है, प्रोरोग करता है और डिसॉल्व करता है। एड्रेसेस एंड मैसेज, गवर्नर हर सेशन का पहला दिन मतलब फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर जो है गवर्नर एड्रेस करते हैं और मैसेज देते हैं हाउस को। असेंट टू द बिल, गवर्नर मे गिव असेंट, विदहोल्ड द असेंट एंड रिटर्न अ बिल फॉर द कंसिडरेशन और रिजर्व इट फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। लेकिन बिल रिटर्न करने के बाद फिर से अगर बिल गवर्नर को जाता है तो साइन करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट पावर है
प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये गवर्नर के खुद की पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि ये जो बिल है, ऑब्वियसली उसके भी क्राइटेरियाज हैं, उन्हें अगर ये लगता है आर्टिकल 200 के अंदर कि ये बिल जो है प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए जाना चाहिए, तो वो रिजर्व उसे कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस पावर, व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, गवर्नर मे प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213। जीपीएससी 2020 में सवाल पूछ चुकी है, आर लेजिस्लेटिव काउंसिल नेसेसरी इन द स्टेट्स, discuss in the context of some states demanding their establishment and other proposing their abolition। न्यूज में था उस टाइम पे, इसलिए क्वेश्चन आया था। 2021 में भी मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड, रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विद सुटेबल इलिस्ट्रेशंस। फैक्ट्स के साथ अब इसे आंसर करना था। अगेन न्यूज में था, बहुत सारे आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, सो डेटाज अवेलेबल थे इजीली। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग, अब नीति आयोग के रिकॉन्स्टिट्यूशन पे भी थोड़ा सा विचारना हो रही है। क्यों? क्योंकि 2025 में ना नीति आयोग के 10 साल हुए ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड रिप्लेसिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन जो 65 साल से चल रही थी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज थी, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेकर आती थी, तो वो उस न्यू गवर्नमेंट को लगा कि वो सही नहीं है, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। देखो, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, किसी एक्ट के थ्रू नीति आयोग एस्टैब्लिश नहीं होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? सबसे पहले नीति आयोग और गवर्नमेंट का कोटर्मिनस है, यानी कि क्योंकि नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री खुद। ठीक है, तो जब सरकार डिसॉल्व होगी, नीति आयोग भी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्केल ऑफ चेंज, पोस्ट 2024 जनरल इलेक्शन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट मेजर फंडामेंटल रिवैम्प आया, फुल टाइम मेंबर यानी कि 7 मेंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंट होते हैं। फिलहाल के जो न्यू वाइस चेयरमैन हैं आपके अशोक कुमार लहरी जी हैं। दिस आर द नेम्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, जस्ट गो थ्रू दिस। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हेवी मॉडल टू मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल के थ्रू तरफ हम चेंज हो रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, chairperson is the PM, vice chairperson PM appointed person, governing council all CMs and lieutenant governors of the union territories, up to 4 ex officio union members, union ministers and 2 part time members, CEO with the secretary rank। तो अब ये जो CEO है नीति आयोग का, बस यही सरकार के साथ चेंज नहीं होता है, वो भी चेंज होंगे सरकार अगर चेंज होती है तो। की डिस्टिंक्शन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के पास फंड्स के रिलेटेड कोई भी पावर्स नहीं है। नो पावर टू अलोकेट फंड्स टू स्टेट और मिनिस्टर। नीति आयोग का प्योरली काम एडवाइजरी है और रिकमेंडेशन देना है, और वो भी बाइंडिंग है नहीं, वो भी स्टेट गवर्नमेंट पे है। हाँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नीति आयोग ने। कुछ मेजर इनके इनिशिएटिव है, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नीति आयोग की देन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के थ्रू जो नीति आयोग रैंकिंग करती है, जिसमें हम कंपेटिटिव फेडरलिज्म को भी लेकर आए हैं, तो वो भी नीति आयोग की देन है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स लेकर आई है नीति आयोग। डीपीआई एक्ट 2047 का रोड मैप लेके आई है, जो अप्रैल 2026 में आया है। ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन रिपोर्ट्स, 10-year semiconductor vision targeting 120 to 150 billion dollar chip ecosystem by 2035। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नीति आयोग के हैं, जहां पे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वेल एज कंपैटिटिव फेडरलिज्म को चीजों को देखते हैं। एंड एज रिटर्न इन इट्स नेम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो उसी के कंसेप्ट को लेके नीति आयोग ने ये सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है नीति आयोग? तो सबसे पहले क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ठीक है, दूसरा इनके पास फंड्स, स्टेट्स को फंड्स अलॉकेट करने का कोई पावर नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच है, सेंट्रलाइज अप्रोच है। स्टेट्स वर रेसिपिएंट्स ऑफ द प्लान्स। देखो, प्लानिंग कमीशन में ना स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता था खास, उनकी कोई एडवाइजिंग नहीं होती थी। नीति आयोग में सारे सीएम्स उसके मेंबर्स हैं।
डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिस्ट और डाइवर्सिटी, सेक्टोरल डाइवर्सिटी प्लानिंग कमीशन में लैकिंग थी जो कि नीति आयोग में है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा तो चैलेंज ही फंड अलोकेशन पावर का ना होना है। फिर है अपोजिशन रूलिंग स्टेट से ट्रस्ट डेफिसिट मिल रहा है इनको, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल बायसनेस नीति आयोग लेकर आती है। इंप्लीमेंटेशन गैप्स, पॉलिसी तो ले आया ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हो। और डेटा क्वालिटी इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस स्टेट्स। 14 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 24 में पूछा ना था जीपीएससी ने, नीति आयोग इज अ बेटर वर्जन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इवैल्यूएट। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग को डिफरेंशिएट करना था। लास्ट टॉपिक, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। कौन कौन से इसमें जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकता है सेंटेंस, और कहां कहां गवर्नर। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का रिविजन है। 72 और 161 में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिस्पेक्टिवली पार्डनिंग पावर्स दिए हैं। 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है टू पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट एंड कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ सेंटेंस इन 3 कैटेगरीज। कौन कौन से? पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल, यहां पे प्रेसिडेंट अपना पावर यूज कर सकता है। Offenses against laws relating to matters within the executive power of the union and all the cases where the sentence is of death sentence. तो डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाकी सारे पावर्स गवर्नर के पास है, बट कोर्ट मार्शल वाला पावर्स या वो मैटर्स जहां पे यूनियन मैटर्स से रिलेटेड है और डेथ सेंटेंस है, इन 3 क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर्स है, गवर्नर को पावर्स नहीं है। तो टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर, सबसे पहला तो पार्डन इटसेल्फ, अब्सॉल्व्स द कन्विक्ट कंप्लीटली। भाई घर जाओ, कन्विक्शन तुम्हारा सब, सेंटेंसेस, कन्विक्शन इटसेल्फ सब कुछ रिमूव्ड। डेथ सेंटेंस में ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर। कम्यूटेशन, पनिशमेंट का लाइटर फॉर्म यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट से रिगरस इंप्रिजनमेंट टू 10 इयर्स, ठीक है। रिमिशन, रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। मान लो कि रिगरस इंप्रिजनमेंट टू 7 इयर्स दिया है, उसको कन्वर्ट करके रिगरस इंप्रिजनमेंट टू 5 इयर्स में कर दिया, यानी कि इंप्रिजनमेंट तो रिगरस है, बस नंबर चेंज कर दिया। रिस्पाइट, कुछ स्पेशल ग्राउंड्स यानी कि प्रेगनेंसी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसमें जो है लेसर सेंटेंस कर देंगे, ठीक है। एंड रिप्राइव, अ टेम्पररी स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्पेसिफिकली डेथ सेंटेंस में रिप्राइव यूज होता है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैंने कहा था ना, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स आएगी तो सुप्रीम कोर्ट हमको देखने को मिलेगा। मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, इसमें यह कहा गया कि जो प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ पार्डनिंग पावर्स must be exercised on the aid and advice of the council of ministers. प्रेसिडेंट या गवर्नर पर्सनली क्या सोचते हैं उस पे नहीं, बट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट का जो पावर है, पार्डनिंग पावर, बहुत ही वाइड है, ठीक है, और एक्सटर्नल अथॉरिटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्बिट्रेरीनेस या मैनाफाइड इंटेंशन, यानी कि प्रेसिडेंट का भी जो पार्डनिंग पावर है वो जुडिशियल रिव्यू से बचकर नहीं आ सकता है। इप्रूव सुधारकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगेन कि पार्डनिंग पावर्स आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। A pardon granted for political or irrelevant reason can be struck down. एंड सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक रूलिंग दी है फॉर ग्रांटिंग द बेल दैट द स्टेट मस्ट प्रोएक्टिवली कंसीडर premature release of eligible prisoners even without a formal application. Remission is now treated as a right and not merely an exclusively privilege. तो 72 में प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स है। इट कवर्स कोर्ट मार्शल, fully pardoned, commuted, remitted death sentence, applies to offenses under union laws, exercise on aid and advice of council of ministers, and governors cannot encroach on this criteria. गवर्नर के पावर की बात करें तो ओनली स्टेट रिलेटेड ऑफेंसेस कैन नॉट फुल्ली पार्डन अ डेथ सेंटेंस, कैन सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, बट फुल्ली पार्डन नहीं कर सकते। एक्सरसाइज ऑन एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
and subject to judicial review for arbitrariness or malafide intention. 2 बार यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुकी है, जीपीएससी ने नहीं पूछा है, तो यहां से शायद पूछ ले। 2025 में यूपीएससी ने सवाल पूछा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए, आर देयर एनी लिमिट्स इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर द प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। तो यूएसए से कंपैरिजन उस टाइम पे न्यूज में शायद कुछ आया होगा, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। 2014 में इंस्टेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट्स डिले in commuting the death sentence have come under public debate as denial of justice. Should there be a time specified for the president to accept or reject such petitions? Analyze. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो शायद जीपीएससी पूछ सकती है अगर उनको लगे। So just go through the questions and try to answer them. So this for the day for the 10 topics in the polity. सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, न्यूज में आते रहते हैं, तो प्लीज गो थ्रू देम इवन थॉरोली इन मोर डिटेल। ये तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है, बट मैं कहूंगी, सजेस्ट करूंगी ये सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कमीशन की रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन को ध्यान में रखे हुए इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए। न्यूज में रहे हैं सारे टॉपिक्स, तो पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में आने की। एंड इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक जिसका हम वन टॉपिक पेज में लेकर आए, या आप चाहते हैं कि उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज हमें कॉमेंट में बताइए। विल सर्टेनली ट्राई टू मेक द सेम। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेरी। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।